हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टर। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आपकी जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो वैकेंसियाँ थी, उनका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। ठीक है, और फॉर्म फिलअप भी होने वाले हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन और कमर कस लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर जो 2022 में फ्रेंड्स हुआ था ना, उसमें साइंस के हो चाहे मैथ के हो रीजनिंग के हो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो हम लेकर आए हैं दोस्तों साइंस के 25 में से 25 टोटल क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और आपका जो आगे आने वाला 2025 के एग्जाम है, उसमें भी 25 क्वेश्चन ही रहेंगे साइंस के, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा वेटेज होता है। लगभग 25% ही हो गया ना, 100 का 25 तो 25% बहुत ही अपने आप में अच्छा नंबर होता है। ठीक है, अगर आप साइंस में 25 में 25 करते हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं अगर इसमें आपने पूरा में से पूरा किया। और पूरा में से पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस किस लेवल का पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में। तो वही अपन लोग इस पेपर के माध्यम से देखेंगे। और दोस्तों बता दूं कि आज की जो शिफ्ट रहने वाली है 17 अगस्त। ठीक है, 17 अगस्त 2022 का आपका जो सेकंड शिफ्ट हुआ था, सेकंड शिफ्ट उसके हमने यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो आ, और दोस्तों मैं केवल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक बात आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा आपका दिखाता हूँ, थोड़ा सा रिव्यू, स्लाइडों की रिव्यू। ठीक है, कि कैसे कैसे यहाँ पर रहने वाला। देखो, थोड़ा एनसीईआरटी पूरा हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जहाँ से कोई भी उस क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है उसके अलावा जो भी क्वेश्चन बनेगा एक्स्ट्रा में, सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो पूरा वीडियो जो लास्ट तक देखेगा वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाने वाला है। ठीक है, आप देखें स्लाइड में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, तो पूरा वीडियो लास्ट तक और देखना, बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। एक क्वेश्चन के अलावा आप यहाँ से लगभग 100 से 200 क्वेश्चन यहाँ पर सीख के जाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए लास्ट तक और से जुड़े रहना। तो बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, और लास्ट तक जरूर जुड़े रहना। ने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो मैं यहाँ पे सीरियल वाइज भी लेके आया हूँ, जैसा क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था जिस नंबर पे, वैसे ही लेके। देखो चौथा क्वेश्चन पहला ही साइंस मतलब कि साइंस का था। साइंस का जो पहला क्वेश्चन था चौथे नंबर पे था। बोला जा रहा है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, तो यानी कार्बन के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या बताना है। किसकी संख्या? कोषों की कुल संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो आप ये बात पॉइंट करना। कोषों की कुल संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन का क्या पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक। कार्बन का जो दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6 होता है। क्लियर? अगर इसका परमाणु भार पूछ ले तो वो होता है 12। तो जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो क्या होता है? नंबर ऑफ, क्या होता है? नंबर ऑफ आपका होता है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन, ये चीज़ ध्यान देना, कई बार पूछी जाती है। और जो यहाँ पे एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो अब यहाँ से आपका बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसका करेंगे? आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितने भी दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतने ही दोस्तों उस आपके परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 6 है, उसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी उसमें कितने होंगे? 6 होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो पहली कक्षा किसी भी परमाणु की आती है, तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 हमने ये रखा। और फिर अपन को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब दूसरी कक्षा में ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरी कक्षा जब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो दूसरी कक्षा हमने ड्रॉ कर ली। और दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8 भरे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 तो हम पहले से भर चुके हैं। अब हमें कितने और भरने हैं? 4। ठीक है, 1 2 3 और ये रहा 4। ठीक है, तो आपका देखो टोटल यहाँ पे कोषों की संख्या कितनी आ रही है? 2 ही कोषों में तो भर जा रहा है ना पूरा आपका 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसलिए 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता दूं, कोषों की मतलब कि कोई भी अगर कोष ले रहे हैं आप, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भरी जा सकती है? इसका फार्मूला होता है 2n²। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला कोष ले रहे हैं तो n का मान 1 रखना है। तो n का मान 1 रखेंगे अगर, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू अगर आप
2 रख रहे हैं तो इधर पर आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। 3 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, 3 रखने पर 18। इस तरह से आपका राइट आंसर 2 कोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आ रहा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी तरह से हम एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। 8वां क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि दिया गया कि साइंस का तो दूसरा ही क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में जो पूछा गया था वो 8वां क्वेश्चन था। दिए गए परपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पात जांच कीजिए। विभव पात यानी कि एक तरह से वोल्टेज वोल्टेज ही पूछा गया, ठीक है, विभवांतर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। 4 ओम 6 ओम जो प्रतिरोध हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं, और आपका 5 वोल्ट का यहाँ पे एक सेल लगा है, बैटरी लगा है, जो मान लीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 5 वोल्ट का यहाँ पे सेल लगा है। तो अब आपसे बोला गया है कि 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना होगा, इसके बीच में बताना है आपको 4 ओम का, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो नेट रेजिस्टेंस दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, सीरीज में जब होते हैं तो क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस इसी तरह से आगे Rn तक चले जाते हैं, जितने भी दिए गए हों सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 4 और 6, कितना केवल दिया गया है 4 प्लस 6, तो आपका 10 ओम आपका नेट रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा, क्लियर। और अगर आपको यहीं से अब धारा निकालनी है अगर, तो आई बराबर क्या होता है, V बटे आर होता है, सभी को पता होगा ना। आई बराबर V बटे आर किससे आता है, ये ओम्स लॉ से, जो यहाँ पे दिया था ना, V बराबर आई आर दिया था, यहीं से आई बराबर V बटे आर आ गया अपना। तो यहाँ से आई निकालने के लिए जब आई की वैल्यू हम निकालेंगे तो V की वैल्यू अपनी कितनी है, 5, ठीक है। और आर की वैल्यू नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 10, यानी कि धारा कितनी आ गई, 1.5 एम्पियर ए, ठीक है। अब यहाँ पे विभव हमें बताना है किसके बीच में, 4 ओम में, 4 ओम में, ठीक है। तो धारा तो यहाँ पे कितनी रहेगी, इसी सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगा देंगे, आई बराबर V बटे आर, यानी कि आपका आई की वैल्यू 0.5 रहेगी, और इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है, V बटे 4, ठीक है। तो यहाँ से जो दोस्तों V की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 वोल्ट, क्लियर है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब सीरीज में कोई भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनके उनमें जो विभवांतर होता है ना, वो उनके जो प्रतिरोध का रेशियो होता है वही होता है। जैसे यहाँ पर प्रतिरोध का दोनों का रेशियो कितना है, 2:3 है, ठीक है। तो 2:3 में ही आप इसको बांट सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 2 और 3, तो 5 रेशियो बराबर किसको हो जाता है, 5 के, तो 1 रेशियो बराबर 1 हो जाता है। हमें किस में पूछा गया था, 4 ओम वाले में। 4 ओम वाले में कितना विभवांतर का रेजिस्टेंस है, 2, ठीक है, नहीं कि 2 वोल्ट, ऐसे आपके राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर क्योंकि सीरीज में आपकी, सीरीज में जब भी होते हैं तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होती है, धारा कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इस वाले ओम में भी 0.5 ओम की धारा भी प्रवाहित होगी। और यही अगर दोस्तों दोनों प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े होते, समांतर में जुड़े होते, तो वहाँ पे वोल्टेज समांतर हो जाता, ठीक है। विभवांतर कांस्टेंट हो जाता, सॉरी, विभवांतर सभी में बराबर होता, ठीक है। ये बात आप नोट कर लेना, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों के गैसीय विनिमय, ठीक है, गैसीय विनिमय यानी कि एक्सचेंज करना, गैसों का आदान प्रदान किसकी सहायता से होता है। तो एक तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका गार्ड सेल, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे। रंध्र के बारे में बात करेंगे। केंद्रक के बारे में बात करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रंध्र, ठीक है। तो रंध्र, रंध्र क्या होता है, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा कई लोगों को हिंदी में अगर नहीं पता होगा तो स्टोमेटा इसका इंग्लिश होता है, स्टोमेटा। और ये क्या होता है दोस्तों, लीफ में पाया जाता है, लीफ में, ठीक है, पत्तियों में ये छिद्र पाए जाते हैं, और छोटे छोटे, बहुत छोटे होते हैं, इन्हीं के माध्यम से गैसीय विनिमय आपका होता है। लेकिन जो गैसीय विनिमय होता है तो रंध्र के द्वारा है, लेकिन अब रंध्र की कौन सहायता करता है, क्योंकि रंध्र भी तो खुलते होंगे, बंद होते होंगे, उनकी सहायता करता है गार्ड सेल, ठीक है। जब दोस्तों गार्ड सेल में आपका वाटर, ठीक है, जब गार्ड सेल में आपका वाटर आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, गार्ड सेल फूल जाती है, ठीक है। और आपकी जो रंध्र होता है स्टोमेटा वो खुल जाता है।
और जो अगर वाटर इसका मतलब कि वाष्पोत्सर्जित यानी कि वाटर नहीं है इसमें रक्षक सेल में तो सिकुड़ जाएगी और रंध्र आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे भी बता देता हूँ आपको। एनसीईआरटी लेके आया था मैं, एनसीईआरटी कटिंग, और देख लीजिए इसमें। देखो यहाँ पे बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान कहाँ से होता है, इन्हीं छिद्रों से होता है, इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, किसके, स्टोमेटा के द्वारा। लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का जो आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों में भी होता है। कई लोगों को तो यही समझ में आता है कि सर गैसों का आदान प्रदान तो केवल पत्तियों से ही होता है, लेकिन ऐसा आपकी गलतफहमी है। एग्जाम पूछ सकता है कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ कहाँ से होता है, तो आप समझ सकते हैं कि तने से भी, जड़ से भी और पत्तियों से भी होता है। ठीक है, और इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो इन्हीं पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन भी होता है। जो आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है ना, उसमें जल के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, 6H2O बनते हैं, तो उसको भैया बाहर निकालना भी तो पड़ेगा ना, वो थोड़ी रख पाएगा इतना स्टोर करके वाटर। ठीक है, वो प्लांट, इसलिए उसका अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें याद रखना। और बाकी अगर बात करें अपन कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, तो ये दोस्तों, ये आपकी प्रोटीन, ठीक है, एनसीईआरटी का ही है, प्रोटीन और प्लस आपका क्या होता है इसमें, प्रोटीन प्लस फैट। ठीक है, प्रोटीन प्लस लिपिड आप लिख लीजिए, लिपिड इसकी बनी होती है। प्रोटीन कहाँ से बनता है, प्लांट सेल हो चाहे आपका एनिमल सेल हो, प्रोटीन बनता है आपका राइबोसोम। और राइबोसोम किसके ऊपर होता है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, इससे बनता है। और लिपिड किससे बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक गोली दर्पण के फोकस, ठीक है, एक गोली दर्पण है कोई, उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आपको वक्रता त्रिज्या आर के पद में बताना है। ठीक है, तो कोई अगर गोली दर्पण अपन ऐसे बना लेते हैं, और इसमें बोला गया है आपसे, जैसे अगर कोई गोली दर्पण है मान लेते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर ही यहाँ पे बना लिया अपन ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा ये मुखच्छ बना लिया। कई बार मुखच्छ के बारे में पूछ लेता है कि वो क्या होता है मुखच्छ, तो पोल। ठीक है, जो दर्पण का अपार्चर का मिड पॉइंट होता है वही उसका पोल कहलाता है। ठीक है, पोल। और वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र के जो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होती है वो मुखच्छ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, फोकस आपका यहाँ पर आ जाएगा बीच में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, यानी कि अगर ये आपका x है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। तो आपका वक्रता त्रिज्या r के पदों में बताना है दोस्तों। ठीक है, वक्रता त्रिज्या r के पदों में, वक्रता त्रिज्या दोस्तों यहाँ पे आर उनने मानी है, तो आप भी आर मानकर ही चलें। ठीक है, तो अगर ये आपकी आर दी गई है, ठीक है, ये अगर आर दी गई है, तो देखो यहाँ पे 2x हमने माना था, तो x थी सी और एफ के बीच में की दूरी, तो यहाँ बोला गया था फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो 2x हमने मानी थी तो x हो गई थी। तो यहाँ पर अगर r दी गई है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, सी और एफ के बीच की दूरी r/2 हो जाएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलें कि जो फोकस दूरी होती है किसी भी दर्पण, लेंस, मिरर, कुछ भी ले लो, तो वो आपका वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा है कि किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ओनली ओनली गर्ल्स में होता है। ठीक है, और लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता, यानी कि वो एक तरह से सेक्सुअल परिपक्व हो गई है। ठीक है, तो इसके बारे में केवल गर्ल्स के बारे में बोला गया, ओनली गर्ल्स में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो होती हैं किशोरावस्था के दौरान। तो अब फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, तो दिस इज द बोथ, ठीक है,
बॉय एंड गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए ये पॉइंट आपका दिया गया है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि बालों जो बाल होते हैं तो किशोरावस्था के टाइम पे, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, सभी में बाल निकलते हैं, ठीक है, विभिन्न हिस्सों में। और मुहासे युक्त तैलीय त्वचा, तो मुहासे भी दोस्तों सभी के निकलते हैं, लड़कों के भी लड़कियों के भी, तो ये भी नहीं होगा। उनकी दिखावट के प्रति सचेतना, दिखावट के प्रति सचेतना यानी कि उनका जो चेहरा है उसमें मतलब कि निखार आ जाता है, ठीक है, अलग तरह की चमक आ जाती है, तो ये भी आपका दोनों में ही होता है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। लेकिन जो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि है दोस्तों, ये केवल किस में होती है, ओनली गर्ल्स में ही होती है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टी जो इनमें से कुछ परिवर्तन दोस्तों लड़के और लड़कियों में एक समान होते हैं, ऐसी कौन कौन सी उसमें है, ठीक है, जैसे कुछ नए भागों जैसे कांख तथा जांघों के मध्य जो जननांग क्षेत्र होते हैं उसमें बालगुच्छ निकल आते हैं, और तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है, क्लियर। और पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी क्या होते हैं, महीन रोम आ जाते हैं। इस एक समान है कि बॉय और गर्ल में दोनों में एक समान प्रॉपर्टीज आती हैं किशोरावस्था के दौरान। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है, और कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। देखो सारे ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, हम अपने और दूसरे के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। और उसके बाद है दूसरी ओर कुछ परिवर्तन ऐसे भी है जो लड़कियों को भिन्न होते हैं, लड़कों और लड़कियों में भिन्न होते हैं। जैसे लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि तथा जो स्तनाग्र की त्वचा का रंग क्या होता है, गहरा हो जाता है। और इस समय लड़कियों में रजोधर्म, ठीक है, कि आप, और लड़कों के चेहरों पर भी दाढ़ी मूछ निकल आते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किशोरावस्था के दौरान होती हैं। और जो लड़कों की आवाज़ में क्या चेंज होता है, फटने लगती है, मोटी होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, बाकी आप पढ़ भी सकते हैं इसको, ठीक है, मैंने जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था वो सभी मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है, क्या साइक्लोहेक्सेन में डैश, ठीक है, कार्बन कार्बन के बंध बंध और डैश इतने बंद होते हैं, कुल मिलाकर कितने बंद हो जाएंगे, आपसे पूछा गया है। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात करें तो साइक्लो का मतलब क्या है, साइक्लो की तरह से साइकिल बन जाए, ठीक है, साइकिल चक्र बन जाए। हेक्सेन का मतलब क्या होता है, हेक्सेन का फॉर्मूला अगर हेक्सेन की भर बात करें तो अपन क्या होता है, C6 हेक्स है ना, मेथ है प्रोप हेक्स, तो 6 आता है, हेक्स में 6, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है, ये हो जाएगा हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन लिख लीजिए, एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर और एक इधर, ठीक। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा फ्रेंड्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये चीज़ ऐसे रहेगा। तो कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है वो कितने बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाला ऑप्शन होगा, तो ये तो नहीं होने वाला, चौथा ना दूसरा, ठीक। उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन के बीच देखेंगे, तो 12 हाइड्रोजन है तो 6 कार्बन है, तो सभी से एक एक हमें, एक एक नहीं, दो दो हाइड्रोजन भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सभी में हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल जो बॉन्ड होंगे वो कितने हो जाएंगे, दो दो सभी से जुड़ी हैं, तो 2 छक्का 12, तो 12 वाला ये, तो ये नहीं होगा, बचा हुआ ऑप्शन ये 12, और टोटल सहसंयोजी बॉन्ड कितने हो जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड वो हो जाएंगे 18, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है, कार्बन यहाँ पे साझेदारी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्बन का जो वो होता है, संयोजकता होती है, कितनी होती है, 4 होती है, और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आपस में क्या कर लेते हैं कि इस तरह से संयोजन कर लेते हैं, इस तरह से, ठीक है, क्लियर है ना। देखो जैसे कार्बन के 4 संयोजकता होती है, 4 जगह से जुड़ा हुआ होगा ये, 1 2 3 4, सभी जो भी कार्बन होगा 4 जगह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और हाइड्रोजन एक जगह से, ठीक है, तभी तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अष्टक पूरा कर लेगा, ये चीज़ मैंने बता दी आपको। और कई लोग इस क्वेश्चन से कंफ्यूज हो रहे होंगे, इस साइक्लोहेक्सोन को देखकर बेंजीन से कंफ्यूज कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि कई लोगों ने ज़्यादातर बेंजीन ही पढ़ा है, उसका फॉर्मूला होता है C6H6 होता है दोस्तों, ठीक है, और उसका जो बनता है उसमें केवल चेंजेस ये आता है कि आपका जो
कार्बन कार्बन के बीच ये सिस्टम सब यही रहता है, 6 कार्बन उसमें भी रहते हैं, ठीक है ना, ऐसा रहता है वो। और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बॉन्ड पहले बना देते हैं और फिर एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पे नहीं ले रहे हैं तो इधर पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर छोड़ा, फिर डबल बॉन्ड, फिर छोड़ा, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे होता है, ठीक है। और सभी से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो देखो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी यहाँ से, चार चार सभी से जुड़ रहे होंगे, ठीक है, 4 जगह से जुड़ रहा होगा एक कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि किसी दिए गए प्रतिरोध आर, ठीक है, यानी कि कोई रेजिस्टेंस दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है, कितना है वो आर है। इसको क्या किया जाए, 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है, यानी कि इक्वल लेंथ में इनको काट दिया जाता है। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है आर बराबर रो इंटू लेंथ, तो कितनी लंबाई है, अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। जैसे कोई वायर लेते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, उसकी रजिस्टिविटी कितनी है, प्रतिरोधकता कितनी है, और उसकी लंबाई कितनी है, ऊपर लेंगे उनका मल्टीप्लाई बटे में क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि उसका जो, जैसे कोई भी वायर होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, जैसा होता है ना, ठीक है, सर्कलर सर्कल होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे लेते हैं। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर किसी दिए गए प्रतिरोध यहाँ पर आर है कोई, और उसको 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली समानुपाती होता, डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होता है किसके, एल की, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लेंथ अगर आप क्या कर रहे हैं, लेंथ अगर आप इसकी आधी कर देंगे ना फ्रेंड्स, जैसे अब हमें आर डैश निकालना है, ठीक है, तो प्रत्येक भाग का हमें प्रतिरोध निकालना है, और लंबाई हमने कितनी कर दी, एल बाई, ठीक है, एल बाई के कर दी, आधी कर दी ना 2, ठीक। तो अब आप यहाँ पर अगर आर की वैल्यू एल रख देते हैं यहाँ पर, तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, आर बाई 2, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा, यानी कि आप अगर 2 भाग कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी आधा आधा सभी में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर 3 भाग करते तो बटे तीन आर बाई 3 आर बाई 3 आर बाई 3 तीनों का हो जाता। इस तरह से आपको पता रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है मृदा अपरदन, ठीक है, यानी कि सॉइल इरोजन पर्यावरण के मुख्य खतरों में से एक है, ठीक है। और इन निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन रोकने के में सहायक हो सकता है, ठीक है। तो सॉइल इरोजन होता है दोस्तों, सबसे पहले उसमें जो उपजाऊ उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसका क्षरण हो जाता है, जिससे अपन को खेती वनस्पति वगैरह सभी चीज़ें आपकी दोबारा उपज नहीं हो पाती है, बहुत टाइम लगता है उसके लिए, ठीक है। तो सिंचाई के घटिया तरीके, ये तो क्या ऑप्शन बनता है, हमें तो सॉइल इरोजन रोकना है, मृदा अपरदन। अधिक खेती करने से थोड़ी अपरदन रुक जाएगा, मवेशी चरण से तो और अपरदन बढ़ता है, घास वगैरह पेड़ पौधे जितने भी हैं तो वो चर लेते हैं औसत मवेशी, जिसकी वजह से अगर पानी बरसता है या फिर हवा के द्वारा भी इरोजन मृदा अपरदन होता है, ठीक है। तो समुचित रेखी जुताई करने से आपका मृदा अपरदन रुकता है। समुचित रेखी जुताई क्या होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। समुचित रेखीय जुताई या कंटूर प्लान, ठीक है, प्लाइंग ढलान वाली जमीन पर, ढलान वाली जैसे पहाड़ वाली जमीन पे इस तरह से आपकी की जाती है खेती, ठीक है। इस तरह से समुचित रेखीय जुताई इसको बोलते हैं, ठीक है। और इससे के बारे में आपने यहाँ पे देखा होगा कि इसके बारे में और चीज़ लिखा होगा, ठीक है, कि जो है ये देखो, इस विधि में मिट्टी क्षरण नहीं होता, ठीक है, मिट्टी का क्षरण नहीं होता है, क्लियर है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना, समुचित रेखीय जुताई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न इनमें से कौन सा यहाँ पर एक अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। है नहीं है बोला गया है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन तो दोस्तों अलैंगिक ही है, ठीक है, अलैंगिक ही है, क्योंकि अलैंगिक का मतलब क्या है, अलैंगिक का मतलब केवल एक ही इसमें सेल हो, ठीक है, केवल एक ही सेल हो या फिर एक ही जनन जनन अंग हो, ठीक है। यानी कि जो सेक्सुअल होता है वो 2 लोगों के बीच में होता है, ठीक है, मेल और फीमेल, लेकिन अलैंगिक होता है उसके लिए केवल एक ही एक ही ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, एक ही जीव की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जैसे बाइनरी फिजन है
फ्रेगमेंटेशन है और बडिंग है। ठीक है, तो बडिंग आपका जैसे हाइड्रा, आपने एग्जांपल सुना होगा, हाइड्रा बडिंग के द्वारा यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन करता है। और फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा आपने सुना होगा, स्पाइरोगायरा स्पाइरोगायरा। तो जो असेक्सुअल, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो दोस्तों केवल वन सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर जीव में ही नहीं होता है। स्पाइरोगायरा आपका एक तरह का प्लांट है, ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है ना। तो ये मल्टी सेलुलर होता है, फिर भी इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इसलिए आप ध्यान देना कि जो अलैंगिक प्रजनन होता है केवल एक कोष के जीव में ही नहीं होता, ठीक है, दो बहुकोष के जीव में भी होता है। तो अब आपका जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन के बारे में बात करें, और तो ये भी आपका अलैंगिक प्रजनन ही है, लेकिन ग्राफ्टिंग जो है अलैंगिक प्रजनन नहीं है दोस्तों। ग्राफ्टिंग का मतलब आपने देखा होगा कि कई बार अपन लोग वो क्या करते हैं, तने वगैरह को काट के ज़मीन में लगा देते हैं, ठीक है, या फिर कोई जैसे प्लांट है, जैसे मान लेते हैं आम का पेड़ है, ठीक है, आम का पेड़ है और इसमें हमें अमरूद का पेड़ लगाना है, ठीक है, तो अमरूद के पेड़ को ऐसे ही उसके तने को काट के उसके तने के अंदर गए ऐसे फिट कर देते हैं और टेप वगैरह चिपका देते हैं। इस ये यहाँ से आपकी अमरूद निकल आती है आम के पेड़ से ही, ये ग्राफ्टिंग कहलाती है, ठीक है, ये सेक्सुअल नहीं, अलैंगिक नहीं है ये, ठीक है। अब थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं, जैसे अमीबा में दोस्तों क्या होता है, अमीबा में द्विविखंडन होता है, ठीक है, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, और लिस्मेनिया में भी द्विविखंडन होता है। लेकिन एक चीज़ दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अमीबा में द्विविखंडन होता है, बाइनरी फिजन होता है, वो किसी भी तल से हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो लिस्मेनिया लिस्मेनिया में जो बाइनरी फिजन होता है आपका, वो एक निश्चित तल से होता है, ठीक है, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर से फटेगा, ठीक है, इस तरह से। और जो इसका जो फ्लैंजिला ये होता है लिस्मेनिया का, ठीक है, इसके नाम पूछा जाता है कई बार, तो फ्लैंजिला होता है, यहाँ से आपका क्या हो जाता है, ये दो पार्टों में भी देखो बनने लगता है, ये देखो, क्लियर है ना। और प्लाज्मोडियम में दोस्तों क्या होता है, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम, ठीक है, मल्टीपल फिजन होता है, इसमें बहुत सारे इसमें विभाजित हो जाता है ये, ठीक है। और प्लेनेरिया की बात करें, प्लेनेरिया तो इसमें दोस्तों क्या होता है, रीजनरेशन होता है, पुनर्भवन, ठीक है, रीजनरेशन, क्लियर है। और देखो हाइड्रा के बारे में मैंने बताया कि आपका जो मुकुलन विधि से ही करता है, बडिंग विधि से। और स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्म बीजाणु समासंग के माध्यम से आपका राइजोपस करता है, ठीक है, राइजोपस, ये भी ध्यान देना, ठीक है। और क्या बात करें, और इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको हाइफा बोलते हैं, हाइफा, हाइफे, ये भी ध्यान देना, ठीक है। और ये आपका क्या है, फ्रायोलम, ब्रायोफाइलम, ठीक है, ब्रायोफाइलम की जो पत्ती होती है उसकी कलाई से यहाँ पे निकल आती हैं, ठीक है, और ये बाद में नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं, जिससे ये फिर से ब्रायोफाइलम अपना रीजनरेशन कर लेता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर कि एक गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसके फोकस दूरी के पदों में बताना है आपको, ठीक है। तो फोकस दूरी, तो कोई भी गोली दर्पण जैसे ले लेते हैं, वही सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो आया था वही सही है, रिपीटेड है मान लो आप, ठीक है। तो ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र, पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है, वो फोकस दूरी जैसे यहाँ पे एफ ले ली, ठीक है, यानी कि ये दूरी उनने बोली है कि एफ है। तो आपको बताना है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच दूरी, पोल और यहाँ तक के बीच की दूरी, ये क्या हो जाती है, वक्रता जो पोल से फोकस की दूरी है उसकी दूनी हो जाएगी ना, ठीक है, तो 2f ही हो जाएगी, ठीक है, राइट आंसर ही हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि जो आपकी वक्रता केंद्र की त्रिज्या होती है वो आपकी दोगुनी होती है फोकस लेंस की, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं फोकस लेंस होती है वो वक्रता की त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, किसी भी तरह से बोल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा है कि वक्रों में यानी कि किडनी, इसके बारे में बात कर रहा है, किडनी, किडनी, ठीक है, किडनी में मूत्र के निर्माण में, ठीक है, जब आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन में शामिल दी गई तीन प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या है, यानी कि तीन प्रोसेस होती हैं किडनी में मूत्र के निर्माण में, तो सही अनुक्रम क्या है, क्रम से बताना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों
आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो चयनात्मक पुनरावशोषण ये नहीं होगा। सबसे पहले मैं बताऊं आपका क्या होता है, निस्यंदन होता है, ठीक है। यानी कि जो नेफ्रॉन होता है किडनी के अंतर्गत अंदर, वो क्या करता है, बहुत सारा चीज मटेरियल और पानी, लवण, शर्करा, सब भी जितना भी वेस्टेज एरिया सभी को क्या कर लेता है, निस्यंदन कर लेता है, नहीं कि अपने अंदर अवशोषण कर लेता है उसका, ठीक है। लेकिन ये लगभग एक दिन में 180 लीटर होता है, तो आप 180 लीटर 2 दिन में प्रतिदिन तो आप यूरिन निकालते नहीं हैं। तो अब 180 लीटर का क्या होगा, जो जितना भी बॉडी के लिए जरूरी पार्ट था, जैसे साल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या कर लेता है, चयनात्मक पुनः अवशोषण, ठीक है। यानी कि चयन करके कि कौन सी चीज़ जरूरी है बॉडी के लिए, उसका चयन करके वो पुनः अवशोषण कर लेता है, ठीक है। और ये चीज़ें पुनः अवशोषण शायद मेरे हिसाब से किसमें, जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है ना, नेफ्रॉन आपका ऐसा कुछ होता है ना, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ड्रॉ करके भी आपको। नेफ्रॉन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है और बाद में यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये आपका जो ये वाला नीचे वाला पार्ट है, ये हेनले लूप होता है, हेनले लूप। और ये आपका पीसीटी होता है, पीसीटी। और ये आपका डीसीटी होता है। तो इसी ये वाले पार्ट में ही पुनः अवशोषण दोस्तों होता है, ठीक है ना। और बाकी जो वेस्टेज जैसे यूरिन वगैरह है अपना, तो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है इस कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। और यहीं से अपन का बाकी आगे जाके अपन यूरेथ्रा के द्वारा अपन निकाल देते हैं यूरिन को, ठीक है। अब बाद में निष्कासन भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसके बारे में लिखा भी गया है यहाँ पे कि एक वयस्क प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वक्र में करता है, ठीक है। वक्र में होता है, यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 से 2 लीटर ही होता है। ये पॉइंट भी याद रखना, 1 से 2 लीटर ही यूरिन आपका यहाँ से डेली निकलता है, क्योंकि शेष निस्यंद वक्र नलिकाओं में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, पुनराशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। और ये जो विधि दी गई है दोस्तों, डायलिसिस दी गई है, डायलिसिस। अगर किसी की किडनी काम कर नहीं रही है तो उसका यूरिन नहीं फॉर्मेशन होगा, या फिर कह दें कि जितना भी ब्लड का वेस्ट पार्ट होगा, नाइट्रोजन वेस्ट, वो क्या हो जाएगा, पुनः ब्लड में चला जाएगा, जिससे व्यक्ति की डेथ होने के चांस होते हैं। तो इसलिए अगर किडनी काम नहीं कर रही तो डायलिसिस करवाया जाता है, ठीक है। एक बाहरी मैकेनिज्म लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा। क्लियर है ना। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स आपका कि कोई भी अवक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है, ठीक है। तो अविलेय अवक्षेप यानी कि किसी में विलेय ना हो ऐसा अवक्षेप अगर उत्पन्न कर रही है तो उसे अवक्षेपण रिएक्शन कहते हैं, अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम सारी रिएक्शनों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे रिडॉक्स अवक्रिया, ऐसी अवक्रिया जिसमें दोस्तों ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन का गयन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा हो, ठीक है, और या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो। ये चीज़ आप याद रखना। अपघटन अपक्रिया में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन, ठीक है। और रेडॉक्स, सॉरी, रेडॉक्स में तो सभी कुछ होता है, ऑक्सीजन। इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। अपघटन मैंने समझ लिया था, ठीक है, अपघटन, अपघटन में होता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, यहाँ पे प्लस बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का क्या भाई साहब, अपघटन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का हटना, निकलना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का जोड़ना और हाइड्रोजन का भी जोड़ना। जहाँ पे ऐसी ये तीन तीन में से कोई भी चीज़ हो रही है तो वो अपघटन अपक्रिया कहलाएगी। विस्थापन का मतलब क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन। जैसे आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे NaOH प्लस HCl ले ली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम और हाइड्रोजन का यहाँ पे आपस में आयनों का यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, ठीक है। इस H के साथ में जो Cl जोड़ा था वो Na के साथ चला गया, और इस H का पॉजिटिव OH माइनस के साथ जुड़ गया, H2O बन गया, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा ये चीज़। और अवक्षेपण के बारे में बात करें तो अवक्षेपण एक तरह की क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है ये एक तरह की।
इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड यहाँ पे ले रहे हैं, तो जिस आयन होते हैं सभी, जैसे सोडियम धन आयन हो गया SO4, सल्फेट आपका नेगेटिव आयन हो गया, तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो बी ए जुड़ जाएगा SO4 के साथ, और यहाँ पे Na2Cl2 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अम्लीय घोल है, कौन, आप देख सकते हैं कि श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। ये ऊपर वाली कोई रिएक्शन दी गई उसके बारे में है, लेकिन इसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। इस अपक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। और इसमें जो क्या होता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि यहाँ पे सही उत्तर की पहचान करना है। ये कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट है निर्जल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करें अगर हम, तो सोडियम कार्बोनेट होता क्या है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट होता है आपका Na2CO3, ठीक है, ये निर्जल है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि ये तो सर धावन सोडे का होता है, ऐसा नहीं होता। उसमें जब 10 H2O के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तभी वो धावन सोडा बनता है, का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है। ये रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो सोडा एसिड अग्निशामक होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं सोडा एसिड, उसमें आप बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ना कि आपका धावन सोडा का। ये सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा होता है, आप बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जिसका अगर केमिकल नाम बताएं आप तो वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। जैसे उसका फार्मूला लिखना चाहें तो NaHCO3, इसका यूज करते हैं अपन लोग, ठीक है ना कि आप सोडियम कार्बोनेट का। उसके बाद में निर्जल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या होता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी कि जिसमें जल के अणु नहीं है, को जल में अगर घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणु वाले धावन सोडे क्रिस्टल में करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। बिल्कुल सही है। अब ये जैसे बिना जल, निर्जल, निर्जल ये सोडियम कार्बोनेट है, इसमें अगर H2O हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाता है, Na2, ठीक है, CO3 इंटू 10H2O में आपको मिल जाता है, यही आपका धावन सोडा होता है। दिस इज द राइट आंसर, और पुनः क्रिस्टलन करके ही अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं धावन सोडे को। तो दिस इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कथन 2 सत्य है लेकिन कथन 1 असत्य है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बात कर ली, अब इसके बारे में और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब बेकिंग सोडा होता है उसके बारे में अगर बात करें ये ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा को अगर दोस्तों गर्म कर देते हैं अपन, ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CO2H2O और अम्ल का सोडियम लवण बन जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और इसके सबसे ज़्यादा उपयोग आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, उपयोग मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, ये उपयोगी तो है। तो बेकिंग, देखो सोडियम बेकिंग सोडा का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में और बेकिंग सोडा बनाने में, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, एक तरह से बेकिंग सोडा में अगर आप खाने योग्य कोई एसिड मिला देते हैं तो वो आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। जैसे एवं टार्टरिक अम्ल जैसे मंदक खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है, किसको बेकिंग पाउडर बोला भी गया, ठीक है। और यहाँ पे आगे भी बोला जाए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आपका एंटासिड के रूप में भी यूज होता है, यानी कि जब अपच होता है आपको, जब पेट में आपका अपच होने लगता है, यानी कि जब ज़्यादा अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो एंटासिड के रूप में भी यूज किया जाता है, यानी कि उसका उसका तोड़ निकाला जाता है एंटासिड का मतलब, ठीक है। क्षारी होने के कारण यह पेट के अम्ल में की अधिकता को उदासीन कर देता है। और सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका यूज किया जाता है, किसका, सोडा, इसका बेकिंग सोडा का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और धावन सोडा के बारे में बात करते हैं तो धावन सोडा का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ना कि केवल Na2CO3। अब इसके बारे में अगर अपन लोग बात करते हैं, इसके उपयोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग यहाँ पे कांच
साबुन एवं कागज उद्योग में करते हैं, और इसका उपयोग बोरोक्स जैसे, ठीक है, बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला अगर आप जानते नहीं हैं तो Ba2SO4, ठीक है, इंटू 10H2, ठीक है, Ba2SO4 इंटू 10H2, आई थिंक यही होता है। आई थिंक अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में इसका आप जरूर सही बताना, ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कहीं इसमें मिस कर रहा हूँ, Ba2, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, आप इसको हटा दीजिए, कोई बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप इसका बताइए, आप ये मान लीजिए होमवर्क है आपका, ठीक है। बोरेक्स बनाने में भी यूज होता है इसका। हाँ हाँ, बस याद आ गया, Na2B4O7 इंटू 10H2, ये होता है बोरेक्स का, ठीक है ना। ये होता है क्योंकि यहाँ पे सोडियम है ना, और आपका सोडियम इसमें भी होता है, धावन सोडियम भी, तो इसका भी यूज कर बनाने में यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग साफ सफाई में भी करते हैं, ठीक है। और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का ही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत अंदर स्थित धारावाही चालन पर लगने वाले बल ज्ञात करने के लिए विद्युत चुंबकीय, ठीक है, विद्युत प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अनुसार अंगूठा तर्जनी डैश और डैश की दिशा निरूपित करते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो होता है दोस्तों, किसी धारावाही चालक में जब आप करंट प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स उत्पन्न होता है उसकी डायरेक्शन बताते हैं किसके, बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। बल की दिशा ज्ञात करते हैं अपन लोग, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से क्या बताते हैं, राइट हैंड रूल से दोस्तों वो बताते हैं हम करंट की डायरेक्शन, ठीक है। क्या बताते हैं, करंट डायरेक्शन, ये चीज याद रख लेना आप, करंट डायरेक्शन, ठीक है, करंट डायरेक्शन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, ठीक है। और एक दोस्तों क्या होता है एक होता है मैक्सवेल का स्क्रू लॉ, ठीक है, या फिर उसको बोल देते हैं राइट हैंड थंब लॉ, ठीक है। राइट हैंड थंब लॉ से आप राइट हैंड लिख भी देता हूँ मैं, राइट हैंड थंब लॉ, ठीक है, थंब लॉ। इससे अपन लोग बताते हैं कि किसी भी जब धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जैसे आपने ये कोई धारावाही चालक ले लिया, तार ले लिया, वायर ले लिया, इसमें अगर आप धारा ऐसे आई प्रवाहित कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो आप इस धारा की जो तार को क्या कीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है, और उसका अंगूठा धारा की डायरेक्शन की दिशा में होना चाहिए, अंगूठा को राइट हैंड से आप पकड़ लीजिए, तो आपकी जो डायरेक्शन हो जाएगी ना, ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये होती है, ठीक है, ऐसे जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी, नीचे से ऐसे ऊपर, ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त बन जाएगी यहाँ पर। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर जो तर्जनी और अंगूठा और तर्जनी क्रम से पूछा गया है, तो अंगूठा तो दोस्तों होता है, वो होता है फोर्स का, और जो तर्जनी होती है वो होती है चुंबकीय क्षेत्र की, और जो मिडल फिंगर होती है वो होती है धारा की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी हम थोड़ा सा इसमें डायग्राम लेके आए थे एनसीईआरटी का टाइम, तो आप देख सकते हैं तर्जनी ये है, ठीक है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठा देखो ये है, अंगूठा क्या बताता है, फोर्स बताता है, बल की दिशा, और जो मिडल फिंगर होती है वो आपकी बताती है विद्युत धारा। तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जब शुष्क बुझे हुए चूने को यहाँ पर क्या किया जाता है, चूने का क्लोरीकरण किया जाता है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शुष्क बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, देखो जो मैं सबसे पहले आपकी शुरुआत से बताता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो आप चूना बाजार से लाते हैं पुताई के लिए, उसमें क्या मिलाते हैं आप, H2O मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। तो एक आपकी यहाँ क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन क्रिया होती है, और इसमें एक एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट बहुत तेजी इसमें रिलीज होती है, और बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ये बन गया, ठीक है। अब इसका अगर यही तो आपका बुझा हुआ चूना है, शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने में अब आप आगे जब यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, इसमें जब आप क्या कर देते हैं, क्लोरीकरण कर देते हैं, यानी कि इसमें अगर Cl2 मिला देते हैं,
तो आपका क्या बन जाता है, CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और बाकी आप आगे जल भी बन जाता है, तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ठीक है, यही तो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो यही आपका राइट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे ये रिएक्शन मैंने बताई नहीं आपको, ये देखो दी गई, ठीक है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो आपका यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट अगला कलर ले लेता हूँ, देखो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है, अगर आप शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में बोला गया है कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 आई भी ग्राफ दर्शाया गया है, और यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आर R1, R2 और R3 के बीच संबंध है, ठीक है, यानी कि कौन ज़्यादा किससे क्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे दोस्तों अपन लोग क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, ठीक है, तो स्लोप, ठीक है, जो आप स्लोप निकाल रहे हैं अगर, तो वो क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एच अपॉन एक्स एच, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ओम लॉ होता है, ठीक है, वो होता है भी समानुपाती किसके होता है, आई के समानुपाती होता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो रेजिस्टेंस के बारे में जब यह भी को खोलेंगे आप, तो आर आई आ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, भी बटे आई हो जाएगा, भी बटे आई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, अगर वाई की जगह आप रखते हैं तो यहाँ पे धारा आई आएगी, एक्स की जगह भी आएगा, लेकिन ये तो आपका उल्टा है, तो हमें तो निकालना है सीधा, लेकिन बाद में उसको उल्टा कर देंगे ना, तो ये आपका जो वेन डायग्राम के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है यहाँ पे देखो R3 का ज़्यादा है, ठीक है, R3 का मैक्सिमम है, ठीक है, स्लोप क्या है, R3 का मैक्सिमम है, R3 का मैक्सिमम है, R3 का मैक्सिमम है। और उसके बाद स्लोप, स्लोप की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्लोप बता रहा हूँ मैं, ठीक है, स्लोप R3 की मैक्सिमम है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि R1 है, फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद R1 है, फिर उसके बाद क्या है, R2 है, ठीक है, उसके बाद क्या है, R2 है, ये तो स्लोप हो गया, ठीक है, ये तो स्लोप हो गया ना। अब यहाँ पे आपको पता है कि आई बटे भी होता है, लेकिन आर का जो एक्चुअली मान होता है भी बटे आई होता है, तो इनका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आर टू मैक्सिमम हो जाएगा, R1 उसके बाद, फिर R3 सबसे कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि भी बटे आर लेना है, ठीक है, भी बटे आई से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, R3, R1, R2, ठीक है, क्लियर है ना। इसको ऐसे लिख दिया गया है, देख लीजिए राइट यही आएगा ना आंसर, ठीक है। तो अगर ग्राफ में सिंपल से दिया गया होता, जैसे यही ग्राफ अगर ऐसे दिया गया होता, यहाँ पे आई की जगह भी होता, यहाँ पे भी की जगह आई किया होता, तब तो डायरेक्टली भी बटे आई हम करके डायरेक्टली यहाँ पे जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसको ले लेते, तो यहाँ पर ये वाला फिर राइट हो जाता है, ये वाला आपका, ठीक है, जो ये वाला मैंने बताया। तो इसलिए अभी आपका इस ग्राफ के अनुसार जो आपका आई और बी का ग्राफ है, तो इस ग्राफ के अनुसार दोस्तों इसका तीसरा ही राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, ठीक है, यानी कि जो कहीं पर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर निर्गत किरण यानी कि वहां पे वो जा रही है, ठीक है, निर्गत किरण उसको बोल रहे हैं, और क्रमशः कौन सी हैं। तो आपतित किरण दोस्तों क्या हो जाएगी, ये आपकी आपतित किरण हो जाएगी ए बी, क्योंकि ये प्रिज्म है आपका ट्रायंगुलर शेप में, तो ये आपकी आपतित किरण हो जाएगी ए बी, ठीक है, तो बी सी डी और बी सी तो होगा नहीं, और उसके बाद में निर्गत किरण निकल कौन रही है प्रिज्म से बाहर, तो ये आपकी सी डी निकल रही है, आपकी जो बी सी है ना फ्रेंड्स, तो बी सी तो आपकी ये अपवर्तित किरण है, ठीक है, क्या है अपवर्तित, इसका अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तित अपवर्तित किरण है, ठीक है, ये आप ध्यान देना। और यहाँ पे आपका ये प्रिज्म एंगल होता है दोस्तों, प्रिज्म एंगल होता है, ठीक है। बाकी अगर आप इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं इंसिडेंट रे, और जो निर्गत किरण है इसको आगे ऐसे बढ़ाते हैं, तो जो ये एंगल बनता है, ये आपका डेविएशन एंगल होता है, विचलन कोण, ठीक है, डेविएशन डेविएशन एंगल, ठीक है, डेविएशन एंगल।
डेविएशन निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होता है, अगर न्यूनतम विचलन निकालना है तो डेविएशन निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होता है, वो होता है आपका प्रिज्म एंगल माइनस जो प्रिज्म का अपवर्तनांक -1, ठीक है। म्यू जो है प्रिज्म का अपवर्तनांक है। ये सारी चीज़ें बता दी और सीट, तो आपका राइट आंसर तो दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है। जैसे पी क्या है, आपकी आपतित किरण, पी से ई तक किरण गई प्रिज्म में, उसके बाद ई एफ क्या है, ई से यहाँ तक एफ तक, यहाँ पे आपका प्रिज्म, तो प्रिज्म में अपवर्तित हो रही तो अपवर्तित किरण, एफ एस निर्गत किरण है, ए आपका प्रिज्म कोण है, ठीक है। और आई आपका देखो, आई आपका ये है, ठीक है, ये आपका आपतन कोण है, ये आर आपका यहाँ पे अपवर्तन कोण है, निर्गत कोण ई है, देखो निर्गत कोण आपका क्या है, ई है, ठीक है, निर्गत कोण आपका ये है, डेविएशन एंगल आपका ये रहा, देखो मैंने बताया भी था डेविएशन एंगल। ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और वहीं से आप इसको अच्छे से एक बार और रीड कर लीजिएगा, रिवीजन मस्ट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस जीवाणु की उपस्थिति, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन का सूचक है, ठीक है। तो विब्रियो कोलेरा, विब्री कोलेरा आप सभी लोग नाम इसका सुना होगा। तो विब्री कोलेरा से क्या होता है, हैजा, ठीक है, हैजा का एक बैक्टीरिया हैजा होता है, इससे हैजा, ठीक है। अगर आप दूषित भोजन और पानी का सेवन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप विब्री कोलेरा, अगर आपका यहाँ पे बैक्टीरिया है तो आपको हैजा हो जाएगा। सल्मोनेला टाइफी, ये भी दूषित भोजन और पानी से होता है, सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इससे टाइफाइड होता है, टाइफाइड, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड, ठीक है। और टाइफाइड का दोस्तों जो टेस्ट होता है वो बिडाल टेस्ट उसका नाम होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एड्स के लिए बताया था, एड्स के टेस्ट के लिए अपन एलिसा टेस्ट कराते हैं, ठीक है, एलिसा कराते हैं, उसी तरह से टाइफाइड के टेस्ट के लिए बिडाल टेस्ट कराते हैं, ध्यान देना। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये आपका होता है टीबी के लिए, टीबी के लिए, ठीक है। तो टीबी बीमारी होती है, ठीक है, उसका उसके लिए यही बैक्टीरिया जिम्मेदार है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बाकी जो आपका ई कोलाई कोलीफॉर्म है, ये आपका बड़ी आंत में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो अगर ये पानी में दोस्तों बड़ी मात्रा में पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जल प्रदूषण है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे, किन कारकों ने वैज्ञानिकों को त्वचा तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया है, ठीक है। एक तो तत्वों का वर्गीकरण, तो दोस्तों आप के इसमें पूछा गया कि तत्वों के वर्गीकरण की ओर क्या यहाँ पर कैसे वो अग्रसर हुए, यानी कि किस किस कारणों की वजह से अग्रसर हुए। तो पहला ऑप्शन है तत्वों के संशोषण की विभिन्न विधियाँ, ठीक है, ये दिस इज द राइट, ठीक है। तो तत्वों की संश्लेषण तत्वों को कैसे प्राप्त किया जा रहा है उसकी विभिन्न विधियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तत्वों के विभिन्न स्रोत के आधार पर कहाँ कहाँ से तत्व प्राप्त किए गए उनके, और तत्वों के विभिन्न गुण के आधार पर क्या किया गया, तत्वों की वर्गीकरण की ओर अग्रसर हुए थे वैज्ञानिक, ठीक है। इन सारी तीनों प्रॉपर्टी के कारण ही वैज्ञानिकों को लगा था कि हमें तत्वों का क्या करना चाहिए, वर्गीकरण करना चाहिए, ठीक है। एक तो तत्वों के संश्लेषण के विभिन्न विधियों के आधार पर, तत्वों को विभिन्न स्रोत के आधार पर, तत्वों के विभिन्न गुण के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला जा रहा है कि निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, ठीक है। तो आणविक रूप मतलब कि क्या है, वो स्टेबल फॉर्म में जब आ जाए, अणु बन जाए, कई एक से अधिक अणु परमाणु मिलकर जब मिलते हैं तो वही अणु बन जाता है, ठीक है। तो आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम है, ठीक है। तो जो फास्फोरस होता है इसमें केवल 4 परमाणु मिलकर ही ये आपका जैसे P4 बनाएगा, मतलब समझ जाइए P4 बनाएगा। और नियॉन, आर्गन, ये तो दोस्तों अक्रिय होते हैं तो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, सिंगल ही परमाणु रहेगा, ठीक है। नियॉन अपन सिंगल रहेगा, आर्गन भी नहीं। जितने के यानी कि 18वें ग्रुप के एलिमेंट जितने भी है ना अक्रिय गैस हैं तो वो सिंगल ही रहते हैं। अब जैसे हीलियम की बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम हो गया, ये भी आपका अक्रिय है ये, ठीक है। और अगर 17वें ग्रुप की बात करें, 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं तो वो क्या होते हैं, डबल, ठीक है, द्विपरमाणुविक होते हैं, द्विपरमाणुविक, ठीक है, दो परमाणु से मिलकर बनते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करें तो Cl2 भी देखा होगा आपने हमेशा, ठीक है।
तो अब आप सल्फर के बारे में बात करते हैं तो ये बहुपरमाणिक होता है और इसमें लगभग आपके 8 परमाणु से मिलकर बनता है ये इसका अणु, ठीक है, इसका अणु, ठीक है। तो ऐसा है 8, तो सबसे अधिक इसी में होता है दोस्तों, सल्फर में, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स, रेडॉक्स यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, ठीक है, वही रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। यानी कि अपचयन और उपचयन दोनों रिएक्शन अगर हो रहे हैं किसी रिएक्शन में एक साथ, तो वो ही कहलाएंगी आपकी रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि उदाहरण नहीं है बोला गया है, ठीक है, कौन सी रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जेड एन ओ यहाँ पर जेड एन बचा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है ना फ्रेंड्स। यहाँ इसका तो जेड एन ओ का क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है, ठीक है, अपचयन, ठीक। और लेकिन यहीं पर कार्बन यहाँ पे सिंगल है और इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक। अब दूसरे के बारे में बात करें, दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे में भी यही सेम प्रोसेस है, MnO2 है, ठीक है, इधर MnCl2 है, तो ऑक्सीजन तो हट गया ना, तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और HCl, ठीक है, और HCl से देखो Cl तो हट गया लेकिन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सेम प्रोसेस आपकी यहाँ पर भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि Na सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आपका ये ऑक्सीडेशन हो गया इधर, ठीक है। और बाकी अगर आप बात करें, और इसी में रिडक्शन भी दोस्तों होता है, रिडक्शन भी होता है, ये ऐसा नहीं समझिए केवल ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है, क्लियर है ना। बाकी अगर आपका चौथा ऑप्शन देखें, चौथे ऑप्शन में क्या है, आपका आयन्स है, ठीक है, सिल्वर आयन होता है, नाइट्रेट आयन होता है, आपका सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, सिल्वर क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आयंस के बीच में यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जहाँ पे भी विस्थापन अपक्रिया आ जाएगी वहाँ पे आपका रेडॉक्स अपक्रिया हो ही नहीं सकती, ठीक है। जैसे यहाँ पर AgNO3 और NaCl आपके मिल रहे हैं, तो AgCl बन रहा है, AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में भी कोई चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी रेडॉक्स अपक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे तो वो आपकी रेडॉक्स अपक्रिया नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे रेडॉक्स अपक्रिया देखो, ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन और अपचयन दोनों हो वह रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है, ठीक है, आर्मेचर, आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर को कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा आप, वो अपार्चर होता है, मिरर और लेंस का जो अपार्चर होता है, ठीक है, मिरर में। और यहाँ पे आर्मेचर है विद्युत मोटर में, तो आर्मेचर क्या होता है, एक चुंबक होता है, तो नहीं होता दोस्तों। मृदु लौह कौर और कुंडली इन दोनों को मिलाकर ही क्या कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है, ठीक है। यानी कि जैसे हम विद्युत मोटर के बारे में बात करें तो डायग्राम साथ लेके आ जाओ, उसी को डायरेक्ट दिखाते हैं। ये जो है आपका विद्युत मोटर, ठीक है, ये है विद्युत मोटर, और ये चीज़ जो है, ठीक है, ये जो इसमें जो तार लिपटा होता है ना जिसमें, ठीक है, वायर लिपटा होता है, वही कहलाता है आपका आर्मेचर। और इसमें तार कुंडलित होता है कुंडली के रूप में, तो इन दोनों को कुंडली और नर्म लोहे को, ठीक है, जो नर्म लोहे में एक तरह से ये तार लिपटा होता है, तो इन दोनों को मिलाकर ही हम अपन आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है, वह नरम लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है और कुंडली दोनों मिलकर, ठीक है, तथा कुंडली दोनों मिलकर, यानी कि जो नर्म लौह क्रोड हो गया और कुंडली, इन दोनों को मिलाकर ही हम उसे आर्मेचर कहते हैं, यह बात ध्यान देना, ठीक है। और कई बार पूछा जाता है कि दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर के रूप में कौन कार्य करता है विद्युत मोटर में, वो करता है आपका स्प्लिट रिंग, ठीक है, स्प्लिट रिंग यानी कि धारा की दिशा को बार बार बदलता है, जिससे हमारा मोटर लगातार घूमता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बात करें तो यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे आयोडीन देखो यहाँ पे ले रहे हैं, और पोटैटो जूस और टर्मरिक ब्लू ब्लैक, ठीक है, यानी कि यह नीले काले रूप में आपका यहाँ पे टर्निंग यहाँ पे ब्लू ब्लैक, यानी कि जो पोटैटो जूस होगा वो ब्लू ब्लैक में आपको चेंज हो जाता है कलर, ठीक है, अगर इसमें आयोडीन का यहाँ पे सोल्यूशन डालते हैं आप। तो पहला है आलू के रस में ग्लूकोज होता है, जो आयोडीन के मिलाने पर नीला काला हो जाता है। गलत, आयोडीन के जो आलू के रस में ग्लूकोज नहीं होता, क्या होता है आपका स्टार्च होता है, जो व्हाइट कलर का आपने देखा होगा स्टार्च होता है, ठीक है, आलू में जो आयोडीन मिलाने से नीला काला हो जाता है, ठीक है। और बाकी तो ऑप्शन यही राइट होगा। आगे इसके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी स्लाइड लेकर आया था, देखो ये कक्षा छठवीं की स्लाइड है दोस्तों, ठीक है, एनसीईआरटी की मैंने उठाई है, कक्षा छठवीं की स्लाइड है। और इसमें से देखो मंड का परीक्षण, यानी कि जो स्टार्च का परीक्षण करते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए और इसमें क्या करना है, तनु आयोडीन मिलियन, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन मिलाना है, जिसके कारण ये क्या होगा, नीला और काला रंग यहाँ पे आ जाएगा उसमें, ठीक है। अगर आ जा रहा है तो मान लीजिए कि उसमें मंड है, स्टार्च है। प्रोटीन परीक्षण के बारे में आपने मंड तो पढ़ लिया, आपके मन में भी आता है प्रोटीन होगा तो क्या करेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बूंद कॉपर सल्फेट लेते हैं, जिसका भी परीक्षण करना है उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद क्या करना है, कास्टिक सोडा, यानी कि CuSO4, और यहाँ पे कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, ये चीज़ आप ध्यान देना। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा का यूज होता है प्रोटीन के परीक्षण में, और इसमें जो कलर हो जाता है, अगर उसमें प्रोटीन है कोई भी पदार्थ है जो चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं तो उसका कलर बैगनी कलर का हो जाएगा, ठीक है। और वसा का परीक्षण करने के लिए दोस्तों ये तो आप कर ही सकते हैं कि उसमें तैलीय पदार्थ जैसे कागज को पटक पटक के कूटेंगे, ठीक है, कागज में रख के कोई पदार्थ है उसमें तेल छप जाता है, चिपक जाता है, तो वो तेल वसा है उसमें, बस और क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और 10वीं की एनसीईआरटी में दोस्तों पूछा गया है कि बताया गया है, पूछा क्या गया है, ठीक है, कि आप इसमें मंड परीक्षण कैसे करते हैं, उसकी विधि पूछी गई है। तो इस विधि को आप एक बार जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार जो ALP एंटी और टेक्नीशियन के एग्जाम हुए, जेई के हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद मुझे ऐसा पता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसी कैसी विधि होती है, कैसे हम इसमें क्या क्या प्रोसेस के द्वारा हम मंड परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा PDF से, टेलीग्राम चैनल के मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या फिर स्कैन कर लीजिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। 82वां क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया, ठीक है, गंदगी पर साबुन की पायसीकरण की प्रक्रिया के समान है, ठीक है। तो पायसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन, साबुन के इमल्सिफिकेशन की तरह कौन सा यहाँ पे शरीर में हमारे पाचन तंत्र में होने वाली ऐसी क्रिया कौन सी है जो साबुन के इमल्सिफिकेशन की तरह होती है, ठीक है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। जो बाइल लवण होते हैं, पित्त लवण होते हैं, जो पित्त रस में पित्त लवण होते हैं, उनके द्वारा जो वसा की गोलियां होती है ना, वसा की बड़ी गोलियां, तो उनको क्या करते हैं, छोटी गोलियों में विघटित किया जाता है, ताकि आगे आपको आसानी से फैट का डाइजेशन हो सके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो पित्त लवण उन्हें क्या करता है कि छोटी गोलियों में, ठीक है, खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अगर बड़ी बड़ी गोलियां रहेंगी तो एंजाइम उसको पाचन करने में शायद सक्षम नहीं होगा। तो जो आपका लीवर से निकला हुआ पित्त रस है, ठीक है, बाइल जूस है, वो क्या करता है कि उसमें जो है तो बड़ी गोलियों को वैसा कि छोटी छोटी गोलियों में परिवर्तित कर देता है, और इसे ही मल्टीप्लिकेशन की तरह ये कार्य करता है, फिर आसानी से उसका पाचन हो सकता है अपन का, ठीक है, एंजाइमों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें बोला जा रहा है आपका कि एक वस्तु आभासी लेंस से, आभासी, ठीक है, आभासी नहीं बोला गया है, अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस के बारे में बात करें तो जो आपका अभिसारी लेंस होता है यानी कि कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, जैसे कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बात कर रहा है। तो आपका यानी कि अभिसारी लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है, यानी कि जैसे आपका ये मुख्य एक्सेस हो गया, तो आपका ये F1, ठीक है, ये 2F1, ठीक है, और इधर F2 और इधर 2F2, ठीक है। यानी कि जब अनंत से यहाँ पे जैसे किरणें पड़ेंगी ना, ठीक है, तो ये क्या कर देता है,
फोकस पर, ठीक है, फोकस पर ही इसको कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोकस यहाँ पे करेगा, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है ड्रॉ, तो फोकस पर यहाँ पे कन्वर्ज करेगा ये, ठीक है, अनंत से आ रही है तो, यानी कि कन्वर्ज कर रहा है, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, उनको मिला रहा है एक तरह से, ठीक है। और डाइवर्जिंग लेंस के बारे में बात करें तो वो अवतल लेंस होता है, ठीक है। अवतल लेंस ऐसा होता है, अगर इसमें किरण पड़ेगी तो ऐसे जाएगी, इसे ऐसे पड़ेगी तो ऐसे जाएगी, ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है, मतलब डाइवर्ज कर रहा है, और उत्तल कन्वर्ज कर रहा है, तो उसी को अभिसारी लेंस कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब क्वेश्चन के बारे में बात करें, सबसे पहले आपको अभिसारी लेंस पता होना चाहिए था, जब भी कर पाएंगे ना, अपसारी और अपसारी, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस होता है वो अपसारी होता है, अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। और अभिसारी लेंस मतलब कि कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। और तो यहाँ पे उसकी वस्तु की लेंस की यहाँ 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, यानी कि यू की दूरी दी गई है आपकी 25 सेंटीमीटर, और यू हमेशा माइनस में लिया जाता है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट साइड रखी जाती है मिरर या लेंस के लेफ्ट साइड ही तो रखी जाती है हमेशा, इसलिए माइनस लेते हैं। चिन्ह प्रपाटी के अनुसार आपको पता होगा कि दर्पण या मिरर के जो लेफ्ट साइड की दूरी है, ठीक है, वो आपकी नेगेटिव में होती हैं, राइट साइड की दूरियाँ पॉजिटिव में होती हैं। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि जो भी की वैल्यू हो जाएगी वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब पॉजिटिव होगी क्योंकि वास्तविक बन रहा है, ठीक है। और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में वास्तविक मतलब क्या है, दर्पण के पीछे ही तो बन रहा है ना, कन्वर्ज करेगा वो, ठीक है, तो दाईं साइड ही तो बनेगा, तो इसलिए पॉजिटिव लिया। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन, तो बोला गया कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करना, ठीक है। तो उत्पन्न आवर्धन, तो लेंस का जो अब, ठीक है, तो लेंस के लिए, ठीक है, लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन का सूत्र होता है उसके बारे में ध्यान देना। लेंस चाहे कोई भी हो, चाहे आपका उत्तल हो चाहे अवतल, सभी के लिए सेम होता है, V/U, ठीक है। और इसके में अगर वो एक चीज़ और जोड़ देते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर दिया हो तो ये भी कर सकते हैं अपन। हमें V/U से अभी दिया गया है तो उससे मतलब है, तो V की वैल्यू -25, ठीक है, नहीं, V की वैल्यू 30 दी गई है, सॉरी, V की वैल्यू क्या दी गई है, 30 दी गई है ना, 30 हो जाएगा, और U की वैल्यू दी गई है आपकी -25, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 5 6 30, 25 तो 6/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, और बहुत ही मेहनत दोस्तों लगती है ये स्लाइड वगैरह बनाने में, 3 4 घंटे लग गए थे मेरे सब ढूंढने वगैरह एनसीईआरटी में, ठीक है। तो अगर मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों सेशन को लाइक कर दें, और अपने जो स्टडी ग्रुप बनाए हुए हैं तो उनमें ज़रूर शेयर करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी कोई आप इस क्लास की फ़ीस थोड़ी ना है, बाकी यही आपकी फ़ीस है कि कम से कम 2 3 ग्रुपों में आप ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आप यहाँ पे इसको स्कैन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके स्कैन कर लीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।